हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ में बीएड का ये क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। अधिगम असमर्थता का अर्थ और उसकी विशेषता, उसके कारण, पहचान और शिक्षा पर प्रकाश डालिए। आज इस वीडियो में हम सिर्फ अर्थ और उसकी परिभाषा ही डिस्कस करेंगे, बाकी का क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो अधिगम असमर्थता है वो है क्या। ठीक है, तो अधिगम असमर्थ जो शब्द है वो मनोविज्ञान में एक नया क्षेत्र है। ठीक है, और इसका जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एक मनोवैज्ञानिक थे सैमुअल क्रिक, जिन्होंने 1963 ईस्वी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो अधिगम असमर्थ जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान करना बहुत कठिन कार्य है। उनकी पहचान तभी की जा सकती है जब वो स्कूल जाते हैं। ठीक, और अधिगम असमर्थ का मतलब क्या हुआ? ये जो अधिगम है और असमर्थ, दो अलग अलग शब्द मिलकर एक शब्द बन गया है अधिगम असमर्थ। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना और असमर्थ या असमता का मतलब है योग्यता की कमी या समता में कमी। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा मतलब क्या बन जाता है अधिगम असमता का? कि सीखने की योग्यता में कमी। ठीक है, तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन्हें सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने संबंधी अपूर्ण योग्यता जो होती है वो अधिगम असमता बच्चों की पहचान होती है। या कह सकते हैं जो अधिगम असमर्थ बच्चे होते हैं वो बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने में उनकी योग्यता में कमी होती है। ठीक है, जब बालक को हम उसी की उम्र के समान बालक की तुलना में पढ़ने, लिखने तथा गणित आदि विषयों में पिछड़ा हुआ पाते हैं तो उसका यह पिछड़ना जो है सामान्य नहीं होता है, बल्कि उसके इस पिछड़ने को सार्थक रूप से निम्न स्तरीय प्रदर्शन की श्रेणी में रखा जा सकता है। जो ये अधिगम असमर्थ बच्चे हैं या अधिगम असमता वाले बच्चे हैं, इसके अंतर्गत हम उन बच्चों को नहीं लेते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर या मानसिक मंदता का शिकार होते हैं या फिर दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, उन बच्चों को इसके अंतर्गत नहीं लिया जाता है। इसके अंतर्गत वही बच्चे आते हैं जिन्हें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने में कुछ समस्याएं आती हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। जो अधिगम असमर्थता है इसको परिभाषित करने के लिए दो उपागम दिए गए हैं। वो उपागम कौन कौन से हैं? तो पहला उपागम है कारण केंद्रित उपागम और दूसरा उपागम है प्रभाव केंद्रित उपागम। ठीक है, जो कारण केंद्रित उपागम है, कारण केंद्रित उपागम में प्रेक्षित के व्यवहार की पहचान की जाती है और जो प्रभाव केंद्रित उपागम है, प्रभाव केंद्रित उपागम में प्रेक्षित के व्यवहार का विश्लेषण व संशोधन किया जाता है। ठीक है, जो अधिगम है समता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था, 1963 में किया था। उनका यह शब्द मनोविज्ञान में एक नया क्षेत्र था। और अधिगम असमर्थ में हम उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिन्हें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने में कुछ समस्याएं हो। उन बच्चों को इसके अंतर्गत नहीं लिया जाता है जो मानसिक रूप से कमज़ोर हों, दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो। उन बच्चों को हम ये जो असमर्थ बच्चे हैं, अधिगम असमर्थ बच्चे हैं, इसके अंतर्गत उन्हें नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा सैमुअल क्रिक के अनुसार देख लेते हैं। उन्होंने क्या दी थी कि अधिगम असमता को वाणी, भाषा, पठन, लेखन, गणित की एक या अधिक प्रक्रियाओं में विलंबित विकास है जो संभवतः मस्तिष्क कार्य विरूपता या संवेगात्मक या व्यवहारात्मक विचलन के परिणाम स्वरूप होता है, न कि मानसिक मंदता, संवेदनहीनता, सांस्कृतिक या निर्देशनात्मक कारकों से। जो सैमुअल क्रिक थे, तो सैमुअल क्रिक के अनुसार यही था कि जो बच्चे पढ़ने, लिखने, गणितीय गणना करने, इनमें से किसी एक या इनमें से एक से अधिक
प्रक्रियाओं में जो है उन्हें कुछ समस्या होती है, उनका विकास विलंबित होता है, तो वो बच्चे उन्होंने अधिगम असमर्थता के अंतर्गत उन्होंने रखे थे। उन्होंने एक भाष्य भी दिया था, एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो अधिगम असमर्थ है, अधिगम असमर्थ के वर्ग में वो उन बच्चों को शामिल नहीं कर रहे हैं जो मानसिक मंदता के कारण या दृष्टि बाधिता या श्रवण बाधिता के कारण असमर्थ है। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को अधिगम असमर्थ में रख रहे हैं जो पढ़ने लिखने या एक से गणित या उनमें से एक से अधिक प्रक्रियाओं में कुछ समस्याएं महसूस करते हैं। और उन्होंने बताया था कि ये जो है मानसिक मंदता के कारण नहीं, या फिर कुछ संवेदनहीनता या सांस्कृतिक कारकों के कारण नहीं, ये हो सकता है कि या तो उनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ प्रॉब्लम हो, या मस्तिष्क की कार्य विरूपता के कारण, या उनके व्यवहार में विचलन के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कावेल और फॉर्नेस के अनुसार। कावेल और फॉर्नेस ने कहा कि अधिगम असमर्थता वाले लोग उस तरीके या उतनी दक्षता से नहीं सीखते जितना अधिगम समर्थी लोग सीख लेते हैं। चाहे उनके पास बुद्धि सामान्य क्यों न हो, फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा के साथियों से बहुत पिछड़ा होता है। कुछ बच्चे गणित सीखने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं तथा लिखने और पढ़ने में मास्टरी करना उनके लिए कठिन चुनौती होती है। तो जो कावेल और फॉर्नेस ने बताया कि जो अधिगम असमर्थ बच्चे होते हैं वो जाहिर सी बात है कि उतने अच्छे तरीके से उतनी जल्दी से तो नहीं सीख सकते हैं जितने अधिगम समर्थी लोग होते हैं। उनकी बुद्धि, उनका जो आईक्यू लेवल है वो चाहे उनका कम हो या ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वो उनके बराबर नहीं सीख सकते हैं जो अधिगम समर्थी लोग हैं। लेकिन जो अधिगम असमर्थ बच्चे होते हैं अधिकतर उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो अधिगम समर्थी बच्चों से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं रहता है। लेकिन उनमें किसी वजह के कारण वो अधिगम करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, उनका जो शैक्षिक निष्पादन है वो अपने कक्षा के बच्चों से बहुत ही पिछड़ जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका 1994 में कि अधिगम असमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति ने अधिगम असमता को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम असमता एक सामान्य पद है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियों के विषम समूह, जिसमें कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई शामिल होती है। तो जो अधिगम असमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति है उसने जो है अधिगम असमता को परिभाषित करते हुए यही कहा कि जो अधिगम असमता है वो जो है केंद्रीय तंत्र होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, उसी की वजह से उसके अंदर ये विकृतियाँ आ जाती है, बच्चों के अंदर ये विकृतियाँ आ जाती हैं जिससे कि उन्हें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, गणितीय क्षमताओं को करने में कठिनाई होती है। तो इनकी परिभाषा से ये क्लियर है कि जो मानसिक मंदता के शिकार या दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित बच्चे हैं वो अधिगम असमर्थता के अंतर्गत नहीं आते हैं। अधिगम असमर्थता के अंतर्गत वही आते हैं जिन्हें बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी लगभग हर बार पूछे ही जाते हैं। तो जो पढ़ने से संबंधित कठिनाई जो होती है समर्थ बच्चों को उसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। ठीक है, जो पढ़ने से संबंधित कठिनाई है उसे क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया। जो लिखने से संबंधित कठिनाई होती है उसको बोला जाता है डिसग्राफिया। ठीक है, लेखन से संबंधित कठिनाई क्या होगी? डिसग्राफिया। गणित से संबंधित कठिनाई जो होती है, जो गणित गणना करने में जो परेशानी होती है उसको बोला जाता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, भाषा से संबंधित जो कठिनाई होती है उसे बोला जाता है अफेजिया। ठीक है, तो आप इसमें कुछ कुछ चीज़ें अपनी ट्रिक बनाकर भी इनको याद रख सकते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे पढ़ना हो गया तो आप इसको एक तरह से लैंग्वेज के तरीके से याद कर लीजिए कि डिसलेक्सिया लेक लैंग्वेज,
तो वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो गई। ठीक है। ऐसे डिसग्राफिया है ग्राफ। ग्राफ आप क्या करते हैं, ग्राफ में आप ड्रॉ करते हैं, कुछ लिखते हैं। ठीक है। तो ग्राफ में हम कुछ लिखते हैं तो वो हो गया लेखन से संबंधित कठिनाइयाँ। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गणित में होती है, तो गणित से गणना संबंधित जो कठिनाई है तो वो डिसकैलकुलिया। ठीक है। इस तरह से आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक बना करके उसे याद कर सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।